नमस्कार साथियों, मैं मनीष बंसीवाल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं ऑनलाइन स्टडी ORG के YouTube चैनल पर। साथियों, आज की इस क्लास में हम चर्चा करेंगे मेवाड़ के वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के इतिहास के बारे में। और साथियों, अगर बात करते हैं पिछली क्लास की, तो देखिए हमने पिछली क्लास में कवर किया था महाराणा प्रताप के पिताजी यानी कि महाराजा उदय सिंह के बारे में। साथियों, उदय सिंह तक के शासकों के बारे में हमने चर्चा प्राप्त कर ली है, और अगर आपने वह क्लास नहीं देखी है तो साथियों मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप उसे अवश्य वहाँ से देख सकते हैं। साथियों, शुरुआत करते हैं इस क्लास की। तो देखिए साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे महाराणा प्रताप के टाइम पीरियड के बारे में कि भाई महाराणा प्रताप का टाइम पीरियड किस प्रकार से रहता है और कौन सा टाइम पीरियड इनका रहता है। तो साथियों, इनका टाइम पीरियड होता है 1572 से लेकर 1597 ईस्वी के मध्य का। देखिए साथियों, महाराणा प्रताप का जीवन काल बहुत ही बड़ा होगा और बहुत ही उतार चढ़ाव का जीवन काल होगा। इस जीवन काल के अंतर्गत हमारे को मुगलों से संघर्ष देखना पड़ेगा, बहुत सारे युद्ध हमें देखने को मिलेंगे। और साथियों, आज हम बात करेंगे महाराणा प्रताप के उस दौर के बारे में जो कि महाराणा प्रताप के जीवन का सबसे अंतिम और सबसे खराब दौर हुआ करता था। क्योंकि साथियों, महाराणा प्रताप को मुगलों के सामने कई बार युद्ध लड़ने पड़े थे और उन युद्धों के अंतर्गत इनकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि साथियों इन्हें भागकर अपनी जान बचाने के लिए और अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए भी जंगलों में रहना पड़ा और भीलों के साथ में इन्होंने साथियों अपना जीवन काल गुजारा था। तो साथियों, शुरुआत करते हैं वापस से क्लास की। देखिए 1572 से लेकर 1597 के मध्य का साथियों इनका टाइम पीरियड रहता है। और अगर बात करते हैं इनके जन्म के बारे में, तो साथियों इनका जन्म होता है 9 मई 1540 ईस्वी को। साथियों देखिए, उस दिन एक तरीके से तिथि क्या थी, तो उस दिन तिथि थी ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया, यानी कि ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया के दिन इनका जन्म हुआ था 9 मई 1540 ईस्वी को। साथियों, अगर बात करते हैं इनके पिता के बारे में, तो देखिए महाराजा उदय सिंह इनके पिता हुआ करते थे। माता का नाम साथियों है जयवंता बाई। साथियों, जयवंता बाई इनकी माता थी। और नाना की बात करते हैं साथियों, तो नाना हुआ करते थे इनके अखेराज सोनकरा। देखिए साथियों, नाना और माता के बारे में हमने इसलिए चर्चा करी है क्योंकि यहाँ पर नाना और इनकी माता का बहुत विशेष रोल रहेगा। साथियों, माता तो बेसिकली करते ही हैं, बात करते हैं भाई माता कौन थी, तो देखिए माता को विशेष रोल नहीं है, परंतु इनके नाना का विशेष रोल इनके जीवन काल में रहेगा। क्योंकि साथियों, इनका जब पहली बार राज्याभिषेक होता है तो उस समय इनके नाना का बहुत ज़्यादा इसमें हस्तक्षेप होता है और साथियों उन्हीं के सहयोग से यह सबसे पहले शासन पर बैठते हैं। तो साथियों, आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इनकी रानी के बारे में। तो देखिए साथियों, इनकी रानी हुआ करती थी अजबदेव पंवार। साथियों, एग्जाम्स में कई बार क्वेश्चन बनता है कि महाराणा प्रताप की रानी कौन थी, महाराणा प्रताप के नाना कौन थे या फिर उनके पिता कौन थे। तो साथियों, इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, तो इसीलिए मैंने आपको ये जानकारियां उपलब्ध करवाई हैं। तो प्लीज़ साथियों, आप इसे नोट कीजिएगा और बेहतरीन तरीके से अपने नोट्स को तैयार कीजिएगा। अब साथियों, बात करते हैं आगे की जानकारियों की। तो साथियों, सबसे पहले बात करेंगे इनके राज्याभिषेक के बारे में। देखिए साथियों, राज्याभिषेक के बारे में हमारे को दो मत मिलते हैं, दो तारीखें मिलती हैं। साथियों, सबसे पहली तारीख हमारे लिए बनती है 28 फरवरी और साथियों सेकंड तारीख बनती है 1 मार्च। देखिए साथियों, 28 फरवरी का भी कहा जाता है और 1 मार्च का भी कहा जाता है कि भाई इन दोनों में से किसी एक दिन महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था। तो साथियों, जिस प्रकार से एग्जाम्स में जो भी ऑप्शंस आए आप उसे टिक कीजिएगा। और साथियों, साल की बात करते हैं तो साल होता है 1572 ईस्वी का, यानी कि 1 मार्च 1572 या फिर 28 फरवरी 1572 ईस्वी के दिन महाराणा प्रताप का पहली बार राज्याभिषेक होता है। साथियों, उसके पश्चात में एक बार और होगा, तो वो जानकारी मैं आपको आगे उपलब्ध करवाऊंगा। देखिए साथियों, 28 फरवरी या 1 मार्च 1572 ईस्वी को गोगुंदा में कृष्णदास चुनावत के द्वारा इनकी तलवार बंधाई की रस्म पूरी करी जाती है। साथियों, देखिए कृष्णदास चुनावत कौन है, तो देखिए यह एक सरदार हुआ करते थे मेवाड़ क्षेत्र के। साथियों, आप इसे सरदार कहिए या सामंत कहिए, जो कि महाराणा प्रताप के पक्ष का था। तो साथियों, इन्होंने यानी कि कृष्णदास चुनावत ने महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक किया था और उस राज्याभिषेक के अंतर्गत इनकी तलवार बंधाई की रस्म उसने निभाई थी। तो साथियों, कहाँ पर हुई थी ये रस्म, तो ये रस्म हुई थी गोगुंदा के दुर्ग में। साथियों, गोगुंदा के दुर्ग में कहिए या फिर गोगुंदा में यह रस्म हुई थी। अब देखिए साथियों, अब बात करते हैं सेकंड बार की, क्योंकि साथियों यह पहली बार जब हुआ था तो इसमें कुछ ही लोग शामिल हुए थे। साथियों, इसमें कुछ लोग कौन कौन थे, तो इनके पिता तो साथियों नहीं थे, क्योंकि पिता की तो मृत्यु हो चुकी थी। और पिता की मृत्यु के अवसर के दिन ही साथियों इनके यानी कि उनके अंतिम संस्कार के कुछ समय पश्चात ही इनका राज्याभिषेक होता है, जो कि गोगुंदा में होता है। तो साथियों देखिए, ऑफिशियल एक तरीके से नहीं था क्योंकि इसमें कुछ लोग ही शामिल हुए थे, परंतु महाराणा प्रताप को आपको उनको प्रूव करना था कि मैं मेवाड़ का शासक बन चुका हूँ। तो साथियों, वह उसी लिए उस राज्याभिषेक को ना मानते हुए अगला राज्याभिषेक का आयोजन करते हैं। और वह कब करते हैं, तो साथियों वह उसी साल 1572 में करते हैं। और कहां पर करते हैं, तो देखिए साथियों, द्वितीय राज्याभिषेक के बारे में मैंने यहां पर लिखा है कि भाई महाराणा प्रताप ने द्वितीय राज्याभिषेक 1572 ईस्वी में कुंभलगढ़ दुर्ग में विधिवत रूप से राव चंद्रसेन की मौजूदगी में संपन्न किया। साथियों, राव चंद्रसेन कौन है, तो देखिए साथियों, ये बाहरी राज्यों से आने वाले शासक हुआ करते थे। साथियों, छोटे बड़े शासक और भी थे, परंतु उनमें बड़े की बात करते हैं, मुख्य की बात करते हैं, तो यह मारवाड़ के राव चंद्रसेन थे, जो कि
तत्काल में मौजूद रहे थे। तो साथियों देखिए, हमने अभी बात करी इनके बेसिक परिचय के बारे में, फिर बात करी इनके राज्याभिषेक के बारे में। और साथियों मैं आशा करता हूँ जानकारियाँ आपको बहुत ही बेहतरीन लग रही होगी। तो प्लीज़ साथियों क्लास को लाइक कीजिएगा और क्लास को पूरी देखिएगा साथियों। मैं आशा करता हूँ, मेरा पूरा विश्वास है कि आपको क्लास बहुत ही बेहतरीन लगेगी साथियों, और आप क्लास को एंजॉय भी करेंगे। तो साथियों आगे बढ़ते हैं और जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। देखिए साथियों, प्रताप ने कुंभलगढ़ को अपनी पहली तथा चावड़ को दूसरी राजधानी का दर्जा प्रदान किया था। साथियों एकमात्र राजस्थान में एकमात्र जो राज्य था, राजस्थान के वर्तमान राजस्थान की बात कर रहे हैं साथियों। अगर बात करते हैं प्राचीन काल में राज्यों के बारे में, यानी कि साथियों मेवाड़, मारवाड़, जोधपुर, बीकानेर इस तरह के राज्य हुआ करते थे। तो उन राज्यों के अंतर्गत साथियों मेवाड़ एकमात्र ऐसा राज्य था जिसकी सर्वाधिक राजधानियां होने का गौरव उसे प्राप्त है। यानी कि साथियों मेवाड़ का जो राजवंश होता है बहुत ही लंबा चलता है और उसके अंतर्गत सैकड़ों शासक साथियों आते हैं, सैकड़ों शासक आते हैं। और साथियों उन्होंने अपने राज्य की अलग अलग राजधानियां अपने अपने काल में स्थापित करी थी। तो साथियों इसी प्रकार से महाराणा प्रताप ने अपने राज्य की स्थापना जो राजधानियां थी वो कौन कौन सी बनाई थी। तो साथियों महाराणा प्रताप ने अपनी पहली राजधानी बनाई थी कुंभलगढ़ को और दूसरी राजधानी बनाई थी चावड़ को। देखिए साथियों तत्काल में कौन सी थी, तो तत्काल में थी चित्तौड़, परंतु चित्तौड़ के ऊपर मुगलों का अधिकार हो चुका था, तो इसीलिए महाराणा प्रताप को कुंभलगढ़ को राजधानी बनाना पड़ा। साथियों कुंभलगढ़ के ऊपर भी कुछ समय पश्चात में मुगलों का अधिकार हो जाएगा, तो उन्हें फिर अपनी राजधानी चावड़ में स्थानांतरित करनी पड़ेगी। साथियों इस प्रकार से जानकारियां बढ़ती है राजधानी के बारे में, जो कि मैंने आपको उपलब्ध करवाई है। अब साथियों बात करते हैं आगे की जानकारियों की। अब देखिए, अब बात करेंगे, शुरुआत करेंगे महाराणा प्रताप के खिलाफ मुगलों के अभियानों की। साथियों तत्काल के अंतर्गत मुगल बादशाह हुआ करते थे अपना अकबर। साथियों देखिए अकबर चाहता है कि भाई महाराणा प्रताप मेरी अधीनता स्वीकार करें और मेरे अधीन रहकर अपना शासन कार्य संपन्न करें। परंतु साथियों मेवाड़ के शासकों में महाराणा प्रताप एक ऐसे शासक थे जो कि स्वामी भक्त थे और अपने देशभक्त थे। तो उन्होंने कभी भी मुगलों की अधीनता ना स्वीकार करने की सोची थी कि भाई मैं कभी भी अपने जीवन काल में जब तक जीवित रहूंगा तब तक मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा और उनसे कोई भी प्रकार का संबंध नहीं स्थापित करूंगा। तो साथियों इन उनके शपथों के कारण, उनकी सोच के कारण अकबर को और भी ज़्यादा शक्ति मिलती है। अकबर और भी ज़्यादा प्रभावित होता है कि भाई मैं मेवाड़ पर आक्रमण करूं और पूरे हिंदुस्तान के ऊपर मेरा अधिकार स्थापित करूं। तो साथियों इस प्रकार से वह मेवाड़ पर अधिकार करने के लिए या फिर मुगल अपने अकबर को माफ कीजिएगा महाराणा प्रताप को अपने अधीन करने के लिए सबसे पहले 4 शिष्टमंडल भेजता है। देखिए साथियों शिष्टमंडल क्या होता है, तो ये इन जो 4 प्रमुख व्यक्तियों को भेजेगा बारी बारी से। उनके तहत साथियों वो एक तरीके से महाराणा प्रताप से शांतिपूर्ण तरीके से अधीनता स्वीकार करने की गुजारिश करता है। तो साथियों सबसे पहले कौन आते हैं महाराणा प्रताप के पास में अकबर की ओर से, तो देखिए साथियों सबसे पहले आते हैं जलाल खां कोची। साथियों पहला नोट कीजिएगा, जलाल खां कोची आते हैं। फिर उनके पश्चात में आते हैं मिर्जा राजा मान सिंह। साथियों कौन है यह, तो मैंने आपको पहले बताया था यह जयपुर के शासक हैं। और साथियों जयपुर के राजवंश के बारे में जब अध्ययन करेंगे तो उस समय मैं आपको फिर से बताऊंगा कि भाई जलाल खां कोची और मिर्जा राजा मान सिंह कौन थे। साथियों मान सिंह के पश्चात में आते हैं राजा भगवंत दास और उनके पश्चात में आते हैं टोडरमल। देखिए साथियों अकबर के दरबार के 4 प्रमुख व्यक्ति हुआ करते थे और ये चारों के चारों यहाँ पर आते हैं अपने अपने बारी बारी से। साथियों देखिए साथियों सबसे पहले बात होती है जलाल खां कोची के बारे में। तो देखिए कोची आया था अपने 1572 ईस्वी के अंतर्गत, यानी कि 1572 में कोची आता है। और उसके पश्चात साथियों 3 व्यक्ति और आते हैं, मिर्जा राजा मान सिंह, राजा भगवंत दास और चौथे होते हैं साथियों टोडरमल। तो साथियों ये तीनों जो आते हैं अंतिम के तीनों ये आते हैं 1573 ईस्वी के अंतर्गत। और साथियों तीनों चारों के जब आने के पश्चात में इनकी वार्ता विफल होती है और ये अकबर से जाकर अपनी अपनी दास्तान सुनाते हैं कि भाई महाराणा प्रताप ने मेरा इस तरह से अनादर किया और मेरे साथ में इस तरह का व्यवहार किया और मेरी बात को बिल्कुल भी नहीं सुना। तो साथियों चारों की बातें सुनकर अकबर बड़ा प्रभावित होता है और वह खुद अभियान करने की कोशिश करता है कि भाई अब महाराणा प्रताप अगर मेरे 4 दूतों की बात नहीं माना है तो मुझे अब इस पर आक्रमण करना होगा। और साथियों वह आक्रमण की तैयारी करता है। और देखिए साथियों अब आक्रमण कौन सा होगा, तो मेवाड़ के इतिहास का साथियों सबसे बड़ा आक्रमण होगा हल्दी घाटी का युद्ध, जो कि साथियों भारतीय इतिहास का भी एक विषय होता है। हल्दी घाटी के युद्ध के अंतर्गत हमें पता है कि भाई बड़ा भीषण युद्ध हुआ था और उसके अंतर्गत साथियों किस पक्ष की विजय होती है हमें जानकारी नहीं प्राप्त होती है, क्योंकि साथियों यह युद्ध एक अनिर्णायक स्थिति का युद्ध रहा था। क्योंकि साथियों इस युद्ध के अंतर्गत ना तो मुगलों को अपने मंसूबों में कामयाबी मिली थी और ना ही महाराणा प्रताप को उनके मंसूबों में कामयाबी मिली थी। साथियों महाराणा प्रताप का तो कोई भी मंसूबा था भी नहीं, उन्हें केवल था कि भाई हम अकबर की सेना को रोकेंगे और पीछे वापस से धकेल देंगे। साथियों मुगलों का सोचा हुआ था कि भाई हम महाराणा प्रताप पर अधिकार कर लेंगे, उनके साम्राज्य को जीत लेंगे और महाराणा प्रताप को हम अपने अधीन करके या फिर उसे बंदी
बंदी बनाकर उसकी हत्या भी कर सकते हैं। साथियों उनकी अलग सोच थी, परंतु साथियों इस युद्ध के अंतर्गत ना तो वह महाराणा प्रताप को बंदी बना सकते हैं और ना ही उनके क्षेत्र पर पूरे तरीके से साथियों पूरे क्षेत्र पर अधिकार कर पाते हैं, क्योंकि साथियों अधिकार तो वो लोग करेंगे परंतु वह कुछ क्षेत्रों पर अधिकार करने के पश्चात में उन्हें सीमित रहना पड़ता है। साथियों क्योंकि अपने महाराणा प्रताप थे जो कि बहुत ही माहिर व्यक्ति थे युद्धों के अंतर्गत, छापामार युद्ध पद्धति के अंतर्गत, तो साथियों वह बहुत ही ज़्यादा जानकार थे इन युद्धों के बारे में। तो वह मुगलों की सेना को आए दिन परेशान करते थे, इसीलिए मुगलों को केवल दुर्गों के क्षेत्र में रहकर ही अपने आप को संतुष्ट करना पड़ता है। साथियों आगे बढ़ते हैं और जानकारी प्राप्त करते हैं हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में। तो साथियों प्लीज आप इसे नोट कीजिएगा और बेहतरीन तरीके से अपने नोट्स को प्रिपेयर कीजिए। अब साथियों बात करते हैं अकबर द्वारा महाराणा प्रताप के विरुद्ध किए गए अभियानों के बारे में। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है अकबर द्वारा प्रताप के विरुद्ध अभियान। साथियों अभियान कौन सा होता है, सबसे पहला अभियान की साथियों बात कर रहे हैं। तो देखिए साथियों हल्दी घाटी का युद्ध होता है जो कि होता है 18 जून 1576 ईस्वी को। देखिए साथियों 18 जून 1576 ईस्वी को यह युद्ध हुआ था, तो यह सभी लोग मानते हैं, परंतु साथियों एक इतिहासकार होते हैं गोपीनाथ मिश्र जो कि कहते हैं कि यह युद्ध 18 जून को ना होकर 21 जून को हुआ था। साथियों सभी लोगों ने कहा कि भाई हुआ था 18 जून को, परंतु गोपीनाथ मिश्र कहते हैं कि भाई नहीं, इस दिन नहीं हुआ था, यह हुआ था 23 जून को। तो अब साथियों देखिए 23 जून का उनका मत होता है कि भाई 18 जून को सेनाएं आमने सामने खड़ी थी और 23 जून के दिन यह युद्ध स्टार्ट हुआ था। तो साथियों इस प्रकार की तारीखें मिलती हैं इस युद्ध के बारे में, परंतु साथियों सर्वमान्य तारीख है जो मैंने आपको यहाँ पर बताई है। आप इसे नोट कीजिएगा और बेहतरीन तरीके से अपने नोट्स को प्रिपेयर करते हुए आगे बढ़िएगा। साथियों देखिए अगली बात होती है कि भाई हल्दी घाटी है कहाँ पर। सबसे पहले बात होता है साथियों हल्दी घाटी कहाँ पर है, हल्दी घाटी का मैदान कहाँ पर है। तो ये हमारे लिए साथियों बना है खमनोर राजसमंद के अंतर्गत बनास नदी के किनारे पर। देखिए साथियों एक इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई खमनोर के अंतर्गत राजसमंद जिले के अंतर्गत और बनास नदी के किनारे पर यह मैदान हमारे को देखने को मिलता है। अब देखिए साथियों बात करते हैं इस युद्ध के अंतर्गत कौन कौन था और किस किस पक्ष में कौन कौन से व्यक्ति थे जो कि सेनापति हुए, कमांडर हुए, इनकी भूमिका निभा रहे थे। तो साथियों हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में हम यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं, तो प्लीज साथियों बने रहिएगा क्लास में और बेहतरीन तरीके से साथियों मैं आप सभी को जानकारियां प्रदान करने की कोशिश कर रहा हूं। और साथियों मैं आशा करता हूं, मैं समझ रहा हूं कि आप सभी को जानकारियां बहुत अच्छी लग रही होगी। तो प्लीज़ साथियों आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आज की इस क्लास का कौन सा पार्ट आपको बहुत बेहतरीन लगा, कौन सी जानकारी जो कि आपको अच्छी लगती है। साथियों आगे बढ़ते हैं। यह युद्ध हुआ था महाराणा प्रताप और अकबर वर्सेस। देखिए साथियों इस युद्ध में अकबर खुद नहीं आता है, परंतु उसकी ओर से जो सेनापति भेजे जाते हैं उनके लिए हमने यहाँ पर लिखा है महाराणा प्रताप वर्सेस अकबर की सेना। तो साथियों अब बात करते हैं महाराणा प्रताप के सेनापति कौन थे इस युद्ध के अंतर्गत। तो देखिए साथियों मैंने यहाँ पर चलाई है ये तीर और यहाँ पर लगा है महाराणा प्रताप के सेनापति के बारे में बात करते हैं। तो साथियों देखिए महाराणा प्रताप का सेनापति हुआ करते थे हकीम का सूरी तथा पूंजाजी भील। तो साथियों दो सेनापति थे महाराणा प्रताप के पास में इस युद्ध के अंतर्गत। तो साथियों पहले थे मुस्लिम सेनापति जो कि हकीम खां सूरी के नाम से जाने जाते थे। साथियों दूसरे कौन थे, तो दूसरे थे भील सेनापति थे पूंजाजी भील। तो साथियों पूंजाजी भील और हकीम खां सूरी महाराणा प्रताप के दो सेनापति हैं इस युद्ध के अंतर्गत। अब साथियों बात करते हैं कमांडर के बारे में, यानी कि कमांड करने वाले के बारे में। तो साथियों इस युद्ध में कमांडर थे स्वयं महाराणा प्रताप। तो मैंने यहाँ पर लिखा है महाराणा प्रताप। साथियों नोट कीजिएगा जानकारियों को, बहुत ही बेहतरीन जानकारियां हैं। एग्जाम्स में कई बार साथियों इस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं कि भाई पूंजाजी भील किसके सेनापति थे। तो साथियों किस युद्ध में थे, तो साथियों यह एकमात्र युद्ध हुआ था महाराणा प्रताप के साथ में। तो उसी युद्ध के अंतर्गत पूंजाजी भील अपना सहयोग देते हैं और यह महाराणा प्रताप के सेनापति की भूमिका निभाते हैं। साथियों आगे बात करते हैं अकबर की ओर से कौन कौन था। तो इस युद्ध में साथियों अकबर के सेनापति हुआ करते थे मिर्जा राजा मान सिंह। देखिए मैंने यहाँ लिखा है अकबर का सेनापति, तो मिर्जा राजा मान सिंह अकबर के सेनापति हैं। साथियों कमांडर की बात करते हैं, यानी कि अकबर का कमांडर कौन है, तो अकबर के कमांडर हैं आसफ खां। देखिए साथियों अब बात करेंगे इस युद्ध के बारे में कि भाई इस युद्ध का परिणाम क्या निकलता है, इस युद्ध में कौन कौन से जो घटनाक्रम होते हैं जो कि हमारे लिए एग्जाम की दृष्टि से और साथियों सुनने की दृष्टि से, जानकारियां प्राप्त करने की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो साथियों बने रहिए क्लास में। और देखिए मैंने यहाँ लिखा साथियों कि भाई भीष्म युद्ध के पश्चात भीष्म युद्ध में सभी प्रताप के सभी साथी मारे गए, परंतु फिर भी प्रताप की विजय इस युद्ध में होती है। साथियों देखिए दोनों पक्षों के मध्य में बड़ा भीष्म युद्ध हो रहा है और इस युद्ध के अंतर्गत साथियों प्रताप की ओर से जो जो व्यक्ति आते हैं, जो जो सेनापति होते हैं, वह सभी लोग मारे जाते हैं। परंतु साथियों फिर भी इस युद्ध के अंतर्गत आप कह नहीं सकते कि प्रताप की पराजय होती है, क्योंकि साथियों इस युद्ध के बारे में अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। अगर साथियों जो इतिहासकार हैं, जो मुगलों का समर्थक हैं, वह कहते हैं इस युद्ध के अंतर्गत मुगलों की विजय हुई थी। और साथियों जो इतिहासकार हैं जो कि अपने महाराणा प्रताप के समर्थक हैं या फिर राजपूतों के समर्थक हैं, वह कहते हैं कि इस युद्ध के अंतर्गत
अपने महाराणा प्रताप की विजय हुई थी। और साथियों कुछ तीसरा पक्ष ऐसा भी आता है जो कि कहता है कि भैया युद्ध अनिर्णायक युद्ध रहा था। तो साथियों आप कह सकते हैं कि भाई इस युद्ध के बारे में हमें अनिर्णायक युद्ध कहना ही बहुत ज़्यादा सफल होगा, क्योंकि अनिर्णायक युद्ध कहने से साथियों दोनों पक्ष बराबर होते हैं। परंतु साथियों हम एक तरीके से देखते हैं तो भाई मुगलों को अपने मंसूबे में कामयाबी नहीं मिलती है और महाराणा प्रताप के तो कोई मंसूबे थे ही नहीं। तो साथियों इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भाई महाराणा प्रताप की इस युद्ध में विजय होती है। अब साथियों बात करते हैं आगे की जानकारियों की। तो देखिए साथियों इसी ही युद्ध के मैदान के अंतर्गत युद्ध के मैदान के पास ही एक नाले को पार करते समय महाराणा प्रताप के चेतक की बलीचा गांव में टांग टूट गई थी। तो साथियों टांग टूटने से क्या होता है, चेतक की मृत्यु हो जाती है। और कहां पर होती है, तो साथियों ये बलीचा गांव राजसमंद के अंतर्गत इनके जो चेतक की जो मृत्यु होती है। और साथियों वहीं के ऊपर हमारे को देखने को मिलता है कि वे चेतक की छतरी भी बनी हुई है। साथियों चेतक की छतरी कहाँ बनी है, तो चेतक की छतरी राजसमंद के अंतर्गत बलीचा गाँव में बनी हुई है। अब साथियों बात करते हैं हल्दी घाटी के पश्चात में अकबर ने मिर्जा राजा मानसिंह, देखिए साथियों यहाँ पर अगला अभियान स्टार्ट हो चुका है, तो प्लीज़ आप इसे नोट कीजिएगा एक बार के लिए। साथियों देखिए यह जानकारी मैंने आपको अभी तक उपलब्ध करवाई थी हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में। साथियों हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप का घोड़ा कौन सा था, तो चेतक था। अगर बात करते हैं हाथी के बारे में, तो साथियों महाराणा प्रताप का हाथी हुआ करता था राम सिंह। साथियों देखिए राम सिंह कौन था, तो माफ कीजिए राम प्रसाद होगा, राम सिंह नहीं राम प्रसाद। साथियों महाराणा प्रताप का हाथी हुआ करता था इस युद्ध के अंतर्गत राम प्रसाद। साथियों राम प्रसाद को जब इस युद्ध में अकबर का पक्ष थोड़ा भारी होता है तो अकबर उसको अपने अधिकार में कर लेता है। और साथ ही जब युद्ध के पश्चात में अकबर इसे अपने दुर्ग ले आता है, कहाँ पर, तो यह आगरा के दुर्ग में ले जाकर इसका नाम साथियों बदलकर अपनी सेवा में इसे रख लेता है। साथियों उसका नाम क्या रखता है, तो पीर प्रसाद इसका नाम रखता है, यानी कि इसका नाम वर्तमान में था राम प्रसाद। साथियों पश्चात में इस हाथी का नाम हो जाएगा पीर प्रसाद। तो साथियों इस प्रकार से यह युद्ध एक अनिर्णायक युद्ध रहता है। मैंने आपको इसके बारे में जानकारियां उपलब्ध करवाई है। अब साथियों आगे बढ़ते हैं और अगले युद्ध के बारे में बात करते हैं। हल्दी घाटी के पश्चात अकबर ने मिर्जा राजा मानसिंह, देखिए मैंने यहाँ लिखा है मिर्जा राजा मानसिंह कोमा भगवान दास तथा कुतुबुद्दीन के नेतृत्व में सेना भेजकर गोगुना पर अधिकार कर लिया था। साथियों देखिए अब हल्दी घाटी के पश्चात में अकबर की सोच होगी कि अब मैं गोगुना के ऊपर अधिकार करूं। तो साथियों अपने गोगुना के ऊपर अधिकार करने के लिए अपना जो अभियान भेजता है और उस युद्ध के अंतर्गत साथियों वह विजय प्राप्ति भी करते हैं और गोगुना पर अपना अधिकार भी कर लेते हैं। साथियों अधिकार के पश्चात में वे लोग क्या करते हैं, वह मुजाहिदुद्दीन बेग, साथियों मुजाहिदुद्दीन बेग एक अपना मुगल सरदार हुआ करता तत्काल के अंतर्गत, तो मुजाहिदुद्दीन बेग को गोगुना का सूबेदार नियुक्त कर आगरा लौट जाते हैं। साथियों देखिए अब सभी लोग आगरा लौट चुके हैं और वर्तमान में केवल यहाँ पर कौन बचा है, तो साथियों गोगुना के अंतर्गत मुजाहिदुद्दीन बेग एकमात्र व्यक्ति है जो कि मुगलों की ओर से है और वह यहाँ पर शासन कार्य संपन्न कर रहा है। साथियों कहाँ पर कर रहा है, तो यह केवल मात्र अपने गोगुना क्षेत्र में कर रहा था। साथियों कुछ समय पश्चात में क्या होता है कि भाई मेवाड़ की सेना वापस से एकत्रित होती है और उन्हें मौका मिलता है और साथियों वह मौका पाकर मुजाहिदुद्दीन बेग की हत्या कर देते हैं और गोगुना पर पुनः अपना अधिकार स्थापित कर लेते हैं। साथियों देखिए स्थापित करने के पश्चात में ही जब खबर पहुंचती है अकबर के पास में, तो वो बड़ा चिंतित होता है और बड़ा गुस्सा होता है और साथियों वो गुस्से के अंतर्गत वापस से एक अभियान भेजने की कोशिश करेगा, क्योंकि साथियों अब महाराणा प्रताप की सेना को वो पूरी तरीके से समाप्त करना चाहता है, क्योंकि बड़े मुश्किल से इस युद्ध के अंतर्गत साथियों यह युद्ध किया था और यह भी एक निर्णायक भूमिका में रहा था। परंतु इसके पश्चात भी फिर से मेवाड़ की सेना ने उसी के जो आक्रमण को विफल कर दिया था। भाई साथियों आक्रमण कौन सा था, या फिर उसके साम्राज्य को वापस से जीत लिया था। तो साथियों अपना अकबर का साम्राज्य हुआ करता तत्काल के अंतर्गत गोगुना, तो गोगुना के ऊपर अपने मेवाड़ की सेना ने विजय कर ली थी। तो साथियों इस चीज़ से वह बड़ा गुस्सा होता है, क्योंकि वर्तमान के अंतर्गत तत्काल के अंतर्गत अकबर का इस क्षेत्र पर अधिकार था। अकबर का जो एक तरीके से साथियों दूत था जो कि यहाँ पर राज्य कर रहा था। तो साथियों मुजाहिदुद्दीन बेग की हत्या के पश्चात में मेवाड़ की सेना ने पुनः अपने गोगुना पर अधिकार कर लिया था। इस चीज़ से नाराज होकर अकबर ने फिर से एक अभियान को तैयार किया। साथियों अब देखिए मैंने यहाँ लिखा है कुछ समय पश्चात में मेवाड़ की सेना ने मुजाहिदुद्दीन बेग की हत्या कर पुनः गोगुना पर अधिकार कर लिया। साथियों अब आगे बात करते हैं अकबर के दूसरे अभियान के बारे में। तो देखिए साथियों अब अगला अभियान होगा शहबाज खां का कुंभलगढ़ अभियान। साथियों आप कह सकते हैं कि देखिए कुंभलगढ़ क्या है, तत्काल में दो स्थान थे मेवाड़ के अंतर्गत जो सुरक्षित थे। साथियों एक था चित्तौड़ का दुर्ग और दूसरा था कुंभलगढ़ का दुर्ग। साथियों कुंभलगढ़ के दुर्ग के अंतर्गत तत्काल के अंतर्गत महाराणा प्रताप रह रहे थे। तो देखिए साथियों कुंभलगढ़ के दुर्ग के अंतर्गत महाराणा प्रताप थे और यही एकमात्र था जो कि अपने जो मेवाड़ी सेना के पास में था। साथियों देखिए चित्तौड़ का दुर्ग तो पहले से ही मुगलों के पास में था, क्योंकि साथियों उसके ऊपर तो पहले ही महाराजा उदय सिंह के काल के अंतर्गत ही अधिकार कर लिया गया था। साथियों अब बात करते हैं शहबाज खां के कुंभलगढ़ अभियान के बारे में। तो साथियों शहबाज खां कौन है, तो देखिए साथियों यह मुगलों का सेनापति हुआ करता था तत्काल के अंतर्गत। तो यह एक अभियान करता है साथियों, और कब करता है 1577 ईस्वी के अंतर्गत करता है। साथियों शहबाज खां दुर्ग पर
अभियान करता है और उस अभियान के अंतर्गत उदय सिंह की हत्या कर दुर्ग पर अधिकार कर लेता है। साथियों, तत्काल के अंतर्गत महाराणा प्रताप इस दुर्ग की रक्षा का भार उदय सिंह को सौंपकर निकल चुके थे, क्योंकि उन्हें किसी कार्य के बस बाहर जाना होता है। साथियों, वह पहाड़ों में होते हुए अपने कार्य से गए हुए थे, परंतु पीछे से मुगलों की सेना आती है और वह शाहनवाज खां के नेतृत्व में आती है और दुर्ग के रक्षक साथी या फिर दुर्ग के सेनापति उदय सिंह की हत्या कर इस पर अधिकार स्थापित कर लेती है। साथियों, आगे बात करते हैं अगले अभियान के बारे में। तो देखिए, इस अभियान के अंतर्गत कुंभलगढ़ के ऊपर भी मुगलों का अधिकार हो चुका है। साथियों, चित्तौड़गढ़ पहले से ही मुगलों का अधीन था, अब कुंभलगढ़ भी हो चुका है। साथियों, अब बची है केवल एकमात्र रियासत गोगुंदा। साथियों, आगे बात करते हैं अब्दुल रहीम खान ए खाना का अभियान, जो कि 1580 ईस्वी में हुआ था। तो साथियों, आप इसे भी नोट कीजिएगा, एक छोटा सा अभियान है। साथियों, अब अगला अभियान अकबर करेगा अब्दुल रहीम खान ए खाना के नेतृत्व में। साथियों, देखिए, अब्दुल रहीम खान ए खाना जब यहाँ पर आता है मेवाड़ क्षेत्र में, तो यह कुछ समय के लिए कुछ विश्राम करने की सोच के तहत यह मेवाड़ से कुछ दूरी के ऊपर अपना अभियान का डेरा डालता है। साथियों, तत्काल में इसके साथ में 50 इसकी बेगमें हुआ करती थी। तो देखिए, जब यह बात खबर पहुंचती है मेवाड़ के अंतर्गत, यानी कि गोगुंदा जब खबर पहुंचती है, क्योंकि साथियों एकमात्र क्षेत्र गोगुंदा ही है जिसके ऊपर मेवाड़ी सेना का अधिकार था, महाराणा प्रताप का अधिकार था। तो साथियों, अमर सिंह जो कि अपने मेवाड़ क्षेत्र में, गोगुंदा क्षेत्र में रह रहा था, जो कि महाराणा प्रताप का पुत्र है, तो साथियों यह निकलता है यहाँ से और ये तत्काल के अंतर्गत जाकर अपने जो अब्दुल खान खाना के अभियान के अंतर्गत जो साथियों डेरा डाला हुआ था विश्राम के लिए, वहाँ पर जाता है और वहाँ से जो अब्दुल रहीम खान खाना की 50 बेगमों का अपहरण करके यह मेवाड़ के गोगुंदा में ले आता है। साथियों, यहाँ पर लाने के पश्चात में महाराणा प्रताप ने इन महिलाओं को फिर भी बड़े सम्मान के साथ में मुगलों को लौटा दिया था। और साथियों, इस प्रकार से यह अभियान वापस से असफल अभियान होता है, जो कि अकबर के द्वारा किया गया था 1580 ईस्वी के अंतर्गत। साथियों, अब बात करते हैं अगले अभियान के बारे में, तो जो कि हमारा होगा दिवेर का युद्ध। साथियों, कब हुआ था? तो यह अक्टूबर 1582 ईस्वी के अंतर्गत हुआ था। साथियों, देखिए, यह अभियान नहीं है, एक युद्ध नहीं है, यह छोटा सा एक आक्रमण होगा जो कि महाराणा प्रताप के जो पुत्र अमर सिंह के द्वारा किया जाएगा, मेवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत ही किया जाएगा। साथियों, परंतु कहाँ पर किया जाएगा ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि देखिए मैं बताता हूँ आपको। तो साथियों, सबसे पहले बात करते हैं, कर्नल टाड ने इसे मेवाड़ का मैराथन कहा था। तो साथियों, आप कह सकते हैं कि भाई कर्नल टाड ने इस युद्ध को या फिर इस अभियान को क्या कहा? तो देखिए, उसने कर्नल टाड ने कहा कि यह मेरान का मैराथन था, मेवाड़ का मैराथन। साथियों, अगली बात बनती है इसके बारे में जानकारियों की। तो देखिए साथियों, मैंने लिखा है अमर सिंह ने मेवाड़ में स्थित मुगलों की पुलिस चौकी पर अधिकार कर, जो साथियों उसका प्रमुख था सुल्तान का, जो कि अकबर का चाचा भी हुआ करता था, तो साथियों इसे मार डाला था। साथियों, देखिए, अमर सिंह ने पुलिस चौकी पर अधिकार किया, जो कि मुगलों की चौकी थी और कहाँ पर स्थित थी? तो साथियों, मेवाड़ के कुछ क्षेत्रों में आपको पता है मुगलों का अधिकार था, तो तत्काल में मुगलों के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत ये चौकी स्थापित थी। तो उसी चौकी को साथियों अपने अमर सिंह ने लूटा और वहाँ पर साथियों जो उसके प्रमुख थे सुल्तान खां, जो कि तत्काल के अंतर्गत हमारे अकबर जो कि शासक था, मुगल बादशाह था, इसके चाचा हुआ करते थे, उन्हें इसने हत्या कर डाली। तो साथियों, इस प्रकार से दिवेर का युद्ध होता है। और देखिए साथियों, इसी युद्ध के साथ में अपने महाराणा प्रताप की वापस से विजयों की शुरुआत होती है। महाराणा प्रताप का युद्ध अभियान या फिर विजय अभियान, विजय रथ वापस से इसी युद्ध के साथ में शुरू होता है। साथियों, आगे बात करते हैं जगन्नाथ कछावा का आक्रमण, जो कि अकबर का अंतिम आक्रमण था महाराणा प्रताप के खिलाफ। तो साथियों, इस आक्रमण के अंतर्गत हम बात करते हैं, देखिए अकबर का यह मेवाड़ पर अंतिम अभियान था। और साथियों, इस अभियान में जगन्नाथ कछावा की मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु कहाँ पर होती है? तो साथियों, मृत्यु होती है भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में। साथियों, भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में जब इसकी मृत्यु होती है तो वहीं पर इसकी छतरी बनवाई जाती है। और साथियों, 32 खंभों की छतरी जो कि भीलवाड़ा मांडलगढ़ में स्थित है, वह जगन्नाथ कछावा की छतरी है। साथियों, मैं आशा करता हूँ जानकारियाँ जो मैंने आपको बताई है इस क्लास के माध्यम से वो बहुत ही बेहतरीन लगी होगी। तो प्लीज़ साथियों, आपने अगर इसको नोट किया है तो इसको नोट कीजिए, नहीं किया तो नोट कर लीजिए। और साथियों, अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, जिससे कि साथियों आप पश्चात में एक बेहतरीन तरीके से अपने नोट्स को प्रिपेयर कर सके। साथियों, अब बात करेंगे हम महाराणा प्रताप के दरबारियों के बारे में और उनके पुत्र महाराणा अजीत सिंह के बारे में। साथियों, अमर सिंह के बारे में माफ कीजिएगा। तो साथियों, किस प्रकार से उनका जीवनकाल होता है और उनके द्वारा कौन कौन से अभियान किए जाते हैं और महाराणा के दरबार में कौन कौन व्यक्ति थे जो कि उनके द्वारा साथियों कौन कौन सी रचनाएं करी गई थी। साथियों, वो सारी जानकारियां हम यहाँ पर उपलब्ध करवाएंगे आप सभी को। तो प्लीज़ साथियों बने रहिए क्लास के अंतर्गत, इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए, इसे नोट कीजिएगा। आइए साथियों, और अब बात करते हैं महाराणा प्रताप के युद्ध अभियानों के पश्चात में। यानी कि साथियों, हमने अभी जाना था
कि भाई जगन्नाथ कच्छावा का जो अंतिम आक्रमण हुआ था मुगलों की ओर से महाराणा प्रताप के ऊपर। साथियों उस अभियान के पश्चात में, उस आक्रमण के पश्चात में महाराणा प्रताप की स्थिति किस प्रकार से वापस से सुदृढ़ होती है और उन्होंने किस प्रकार से अपने साम्राज्य को पुनः प्राप्त किया था। साथियों वो जानकारियां मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा और उसके पश्चात में हम बात करेंगे महाराणा प्रताप के दरबारी विद्वानों के बारे में, दरबारी कवियों के बारे में, और साथियों इस चीज़ के पश्चात में हम बात करेंगे महाराणा अमर सिंह के बारे में। यानी कि साथियों महाराणा प्रताप के उत्तराधिकारी, उनके बारे में भी हम आज की इस क्लास में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो साथियों प्लीज़ बने रहिए क्लास में और क्लास को लाइक कीजिए। अगर साथियों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथियों वीडियो को शेयर अवश्य कर दीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं साथियों क्लास की। तो देखिए साथियों मैंने लिखा है प्रताप ने 1885 ईस्वी में लूणा चावड़िया को मारकर चावड़ को अपनी दूसरी राजधानी का दर्जा प्रदान किया। साथियों आप देख सकते हैं कि भाई अभी तत्काल के अंतर्गत यानी कि 1885 से पहले की बात हो रही है। साथियों कुंभलगढ़ पर मुगलों का अधिकार हो चुका था और चित्तौड़ पर पहले से ही अधिकार था। साथियों बचा गोगुंदा, तो गोगुंदा छोटा सा क्षेत्र था, इसको राजधानी का दर्जा देना सुरक्षित नहीं था। तो साथियों इसीलिए महाराणा प्रताप ने दूसरे स्थान को राजधानी का दर्जा देने की सोची। साथियों कहाँ पर सोची? तो यह था चावड़िया। साथियों चावड़ था, तो चावड़ में तत्काल शासन कौन कर रहा था? तो लूणा चावड़िया, जो कि तत्काल में चावड़ पर शासन कार्य संपन्न कर रहा था। साथियों इसे पराजित करने के पश्चात में महाराणा प्रताप को अपने चावड़ क्षेत्र को राजधानी बनाने का मौका मिलता है और उन्होंने अपनी राजधानी का दर्जा प्रदान किया। साथियों आगे बात करते हैं तो देखिए अब इसके पश्चात में महाराणा प्रताप की स्थिति सुदृढ़ होती है और साथियों उन्होंने चित्तौड़ तथा मांडलगढ़ को छोड़कर अपने पूरे राज्य पर पुनः अधिकार स्थापित कर लिया या फिर पुनः अपने पूरे राज्य पर विजय प्राप्त कर ली थी। साथियों आगे बात करते हैं तो देखिए 19 जून 1557 को चावड़ में महाराणा प्रताप की मृत्यु होती है और साथियों उसी मृत्यु के साथ ही देखेंगे जानकारी मिलती है कि वे बड़ौली गांव, जो कि साथियों अपने राजसमंद में स्थापित है, बड़ौली गांव में प्रताप की 8 खंभों की छतरी स्थापित है। साथियों बात करते हैं इस छतरी के निर्माण के बारे में। तो देखिए साथियों दो मत निकलकर आते हैं कि भाई इस छतरी का निर्माण या तो भामाशाह ने करवाया था या फिर उनके पुत्र अमर सिंह के द्वारा करवाया गया था। साथियों भामाशाह कौन है? तो यह महाराणा प्रताप का मंत्री हुआ करता था तत्काल में साथियों, या फिर साथियों आप कह सकते हैं कि महाराणा प्रताप का प्रधानमंत्री हुआ करता था भामाशाह। साथियों आप कह सकते हैं कि भाई इन दोनों ने मिलकर भी हो सकता है करवाया है, क्योंकि साथियों अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग गाइडों में हमारी जानकारी मिलती है कि भाई कहाँ तो कहा जाता है कि भाई भामाशाह ने करवाया और साथियों कई गाइड्स में कहा जाता है कि भाई इसका निर्माण अपने अमर सिंह के द्वारा करवाया गया था। तो साथियों हो सकता है दोनों ने साथ में मिलकर करवाया हो, इसीलिए साथियों इस पर से जानकारियां बनती है। महाराणा प्रताप की छतरी तक की जानकारी साथियों मैंने आपको उपलब्ध करवाई है। तो साथियों प्लीज़ बने रहिए। और साथियों अब बात करते हैं महाराणा प्रताप के दरबारी विद्वानों के बारे में। तो देखिए साथियों इनके 4-5 प्रमुख दरबारी विद्वान होते हैं जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। साथियों देखिए चक्रामणि मिश्र तो इनके पहले दरबारी हैं, जो कि इनके प्रमुख दरबारी हुआ करते थे तत्काल में साथियों। तो देखिए नंबर 1 पर हैं चक्रामणि मिश्र। साथियों इनकी रचनाएं हैं राज्याभिषेक और मुहूर्तमाला और विश्व वल्लभ। और साथियों अगले बनते हैं जैन मुनि हेमरत्न सूरी। तो साथियों इन्होंने लिखी थी गोरा बादल पद्मिनी चौपाई। साथियों अगले हैं माला सांधु, तो यह दरबारी संगीतज्ञ साथियों हैं महाराणा प्रताप के और इनका ग्रंथ है झूलना। साथियों झूलना किसका ग्रंथ है? एग्जाम्स में कई बार पूछा जाता है। तो यह महाराणा प्रताप के दरबारी संगीतज्ञ माला सांधु का प्रमुख ग्रंथ है। साथियों अगले होते हैं रामा सांधु। तो साथियों इनके बारे में जानकारी नहीं प्राप्त है कि भाई इन्होंने कौन सी रचना रची थी, परंतु साथियों रामा सांधु, माला सांधु, जैन मुनि हेमरत्न सूरी और चक्रामणि मिश्र, तो यह 4 जो प्रमुख व्यक्ति हैं महाराणा प्रताप के दरबारी हुआ करते थे तत्काल के अंतर्गत। साथियों इस प्रकार से महाराणा प्रताप का जीवन काल हमने आज की इस क्लास में जानकारी प्राप्त करी है कि भाई किस प्रकार से उन्होंने युद्धों में विजय प्राप्त करी थी, किस प्रकार से संघर्ष किया था और उसके पश्चात में उन्हें किस प्रकार से वापस से अपने राज्य के ऊपर अधिकार स्थापित करने का मौका मिलता है। साथियों अब बात करेंगे महाराणा प्रताप की मृत्यु के पश्चात में उनके पुत्र के बारे में, जो कि शासक बनता है। साथियों उनका नाम है महाराणा अमर सिंह। अमर सिंह साथियों प्रथम मैंने यहाँ पर लगाया है क्योंकि इन्हीं के काल के अंतर्गत यानी कि इसी वंश में सेकंड भी आएगा, अमर सिंह सेकंड। तो साथियों इसीलिए हम उनको बाद में सेकंड के नाम से जान लेंगे, परंतु आप इसे अभी नोट कीजिए अमर सिंह प्रथम के नाम से है। अगर साथियों बात करते हैं इनके शासनकाल के बारे में, तो देखिए मैंने लिखा है 1597 से लेकर 1620 ईस्वी का शासन होता है। साथियों मैंने यहाँ पर बताया है 1597 के अंतर्गत प्रताप की मृत्यु होती है और उनकी मृत्यु के पश्चात में उनके पुत्र को उत्तराधिकार मिलता है। साथियों इसीलिए इनका टाइम पीरियड बनता है 1597 से लेकर 1620 के मध्य का। साथियों बात करते हैं इनके जन्म के बारे में, तो देखिए इनका जन्म होता है मचिंदो का महल राजसमंद के अंतर्गत। साथियों ये कौन है? तो ये प्रताप का पुत्र है और उत्तराधिकारी है। अगर बात करते हैं इनके राज्याभिषेक के बारे में, तो देखिए साथियों मैंने लिखा है प्रताप के बाद
54 में इसका राज्याभिषेक होता है। साथियों कहा जाता है कि भाई इन्होंने दो मुगलों का यानी कि दो मुगल बादशाहों का काल देखा था। साथियों पहले थे अकबर और दूसरे थे जहांगीर। साथियों देखिए अकबर और जहांगीर का काल इन्होंने देखा था। देखिए साथियों कहा जाता है कि भाई 1605 में अकबर की मृत्यु होती है और जहांगीर का आगमन होता है। तो साथियों आप देख सकते हैं कि भाई इनका शासनकाल तो स्टार्ट हो गया था 97 के अंतर्गत ही, तो 1605 के अंतर्गत अकबर की मृत्यु तक ये रहेंगे अकबर के सामने, और इसके पश्चात में इन्हें देखने को मिलेगा जहांगीर को। तो साथियों इस प्रकार से दो कड़ियां बैठती हैं। और साथियों अगर बात करते हैं इनके द्वारा जो एक तरीके से मुगलों की अधीनता स्वीकार करी गई थी, साथियों वो बड़ी ही मुश्किल से करी गई थी। और देखिए अकबर ने या फिर अकबर के पश्चात में जहांगीर ने साथियों बड़े खतरनाक तरीके से इनके पर सैकड़ों आक्रमण किए, और साथियों उन सैकड़ों आक्रमणों का सामना करते हुए इनका राज्य बहुत कमजोर पड़ जाता है और मेवाड़ की स्थिति साथियों बहुत ही जीर्ण शीर्ण हो जाती है। साथियों इसी स्थिति को देखते हुए उन्होंने बड़े भारी मन से अपने दिल पर पत्थर रखते हुए और अपने पूर्वजों की बात का मतलब एक तरीके से उन्हें अनदेखा करते हुए, अपने आप को दिल को समझाते हुए और अपने मन को अशांत रहते हुए भी इन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार करी थी। क्योंकि साथियों इन्होंने पूरे राज्य का भला देखा। अगर साथियों ये अपनी नाक पर अड़े रहते तो राज्य के किसानों, गरीब परिवार के लोग हैं, उनकी हालत साथियों बद से बदतर होती जा रही थी। क्योंकि मुगलों की सेना आती थी और किसानों के खेत खराब कर देती थी, उनके व्यवसाय को नुकसान पहुंचाती थी। साथियों इस प्रकार से हमारे को देखने को मिल रहा था कि भाई मेवाड़ की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है, और इसी चीज़ को देखते हुए उन्होंने यानी कि महाराणा अमर सिंह ने मुगलों की अधीनता स्वीकार करी थी। साथियों बात करते हैं अकबर के। देखिए मैंने लिखा है मुगलों के सैकड़ों आक्रमणों का सामना करने पर हार थक कर 1615 ईस्वी में खुर्रम के साथ में इन्होंने संधि करी थी। साथियों देखिए संधि किसके साथ में करी, तो खुर्रम के साथ में करी थी। साथियों बात करते हैं संधि की शर्तों के बारे में। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है संधि के तहत युवराज कर्ण सिंह। साथियों कर्ण सिंह कौन है, तो कर्ण सिंह अमर सिंह का पुत्र है। और साथियों अमर सिंह कौन है, तो अमर सिंह महाराणा प्रताप का पुत्र है। महाराणा प्रताप कौन है, तो यह उदय सिंह का पुत्र है। साथियों इस प्रकार से जानकारी बनती है कि भाई खुर्रम के साथ में इन्होंने संधि करी थी। और साथियों देखिए संधि के तहत क्या हुआ कि भाई संधि के तहत युवराज कर्ण सिंह को मुगलों के दरबार में सेवा देनी होगी, और साथियों उसे उस सेवा के बदले में 5000 का मनसब प्रदान होगा। तो साथियों जानकारियां आपको समझ में आ चुकी होगी। पहली शर्त तो यह थी। साथियों दूसरी शर्त होती है कि भाई मेवाड़ के राजपूत मुगलों से कभी भी वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करेंगे। साथियों अपने मेवाड़ के अमर सिंह ने कहा कि वे मेवाड़ के राजपूत कभी भी मुगलों के साथ में वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करेंगे, यानी कि ना तो उनकी बेटियों से शादी करेंगे और ना ही हमारी बेटियों की शादी उनके साथ में करेंगे। तो साथियों इस प्रकार की संधियां होती हैं, इस प्रकार की शर्तें होती हैं। और देखिए साथियों इन शर्तों के पश्चात में इस प्रकार की संधि करने के पश्चात में 5 साल पश्चात में 26 जनवरी 1620 को अमर सिंह का देहांत होता है। साथियों उनका देहांत कहाँ पर होता है, तो साथियों उनका देहांत होता है चावड़ क्षेत्र में। साथियों देखिए अब उनका अंतिम संस्कार कहाँ पर होगा, तो उनका अंतिम संस्कार होगा आहड़ के निकट गंगोद्भव में। साथियों मैंने यहाँ लिखा है 26 जनवरी 1620 को अमर सिंह का देहांत हो गया तथा उसका अंतिम संस्कार आहड़ के निकट गंगोद्भव में किया गया। साथियों देखिए गंगोद्भव कहाँ है, ये क्या है, तो यह राजसमंद में एक स्थान है साथियों, और वहीं पर साथियों आपको देखने को मिलता है। उसी स्थान को पश्चात में महासतिया के नाम से जाना गया। साथियों महासतिया क्या है, तो महासतिया अपने अमर सिंह के साथ उसके वंशजों का या फिर साथियों मेवाड़ का एक शाही शमशान स्थल है, यानी कि मेवाड़ के राजघराने का शाही शमशान स्थल भी आप इसे कह सकते हैं। साथियों इस प्रकार से जानकारियां बनती हैं। अगर साथियों बात करते हैं महासतिया में स्थित पहली छतरी के बारे में, तो साथियों महासतिया में पहली छतरी बनी है महाराजा अमर सिंह की, और साथियों उनके पश्चात में दूसरी छतरी है जो कि साथियों छोटी है, और अमर सिंह की छतरी बड़ी है। साथियों छोटी छतरी है महाराजा कर्ण सिंह की छतरी, जो कि अमर सिंह के पुत्र हुआ करते थे। यानी कि साथियों कर्ण सिंह की मृत्यु के पश्चात में भी उनकी छतरी भी वहां महासतिया में स्थापित करी गई थी। तो साथियों इस प्रकार से मैंने आज आपको जानकारी प्रदान करी महाराणा प्रताप के बारे में और उनके पुत्र अमर सिंह प्रथम के बारे में। साथियों मैं आशा करता हूं जानकारी आपको बहुत ही बेहतरीन लग रही होगी, क्लास को आपने एंजॉय किया होगा। तो प्लीज़ साथियों क्लास को लाइक कीजिए, अगर साथियों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही जो बेल आइकन का बटन है उसे भी दबाइए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो और उसकी लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में। और साथियों अगली क्लास में हम बात करेंगे महाराणा प्रताप के पश्चात में हमने आज बात करी अमर सिंह के बारे में। साथियों अब अगली क्लास में बात करेंगे कर्ण सिंह राज सिंह के बारे में, जो कि मेवाड़ राजवंश के अंतिम शासक होते हैं। साथियों उनके पश्चात में हम क्लास को समाप्त कर देंगे और अगली क्लास के अंदर साथियों हम जयपुर के राजवंश के बारे में अध्ययन करने की शुरुआत करेंगे। साथियों धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में। आप सभी का दिन शुभ हो।